हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एंड जीजस नीतीश मैथ क्लास में। जैसा कि आप लोग को बता दें कि आज का जो क्वेश्चन होने वाला है हिस्ट्री, बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम हिस्ट्री का हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह के एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम हिस्ट्री से अभी कराएंगे, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद करना, वो भी आसान शब्दों में हम आपको कराने जा रहे हैं। तो इसको वीडियो इस क्वेश्चन सबको आप लोग स्क्रीनशॉट में रख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो अंतिम समय में ये सब क्वेश्चन को देख पाएँ। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हम आपको यहाँ पर 40 से 45 क्वेश्चन जो है कवर कराने वाले हैं सब्जेक्टिव, वो भी बहुत आसान से शब्द में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख फसल स्थलों और उसके उत्खननकर्ता का नाम लिखें। तो देखिए लिखेंगे इस तरह से उत्तर। तो लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ताओं के नाम निम्न है। एक लिखेंगे हड़प्पा, जिसका कि खोज आप लोग को पता है किसने किया है, दयाराम साहनी। और दूसरा जो क्या हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो, जिसका खोज किसने किया है, तो राखलदास बनर्जी। इस तरह से याद रखना, इतना ही बस आपको लिखना है, आपको 2 नंबर इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड्स वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली साधनों के नाम लिखें। यानी हड़प्पा सभ्यता में कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली संसाधनों के नाम। देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी। क्या थी? बहुत अच्छी थी, लिखना है ये। उसके बाद यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के पास बसी थी। यहाँ के लोग नदी से नहरें बनाकर फसल को पानी देते थे। इसके अलावा कुएं और तालाब का भी इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह हड़प्पा की सिंचाई व्यवस्था काफ़ी विकसित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं वो यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं। लिखेंगे तोसाली, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और लिखेंगे चौथा जो है उज्जैनी। बस इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड्स वही है, क्योंकि 2 नंबर का ही प्रश्न आपसे किया जा रहा है, तो 2 नंबर में इतना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि क्यों लगाते थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि इसलिए लगाते थे क्योंकि वे खुद को देवता का पुत्र मानते थे। क्या मानते थे? क्योंकि वे खुद को देवता का पुत्र मानते थे। यह उपाधि इस बात को दिखाती थी कि वे भगवान के द्वारा चुने गए थे और उनका शासन भगवान के आशीर्वाद से चल रहा था। इससे उसका शाही अधिकार और ताकत दिखाई देती थी। तो इतना आपको लिखना है, बस इतना ही में कंप्लीट हो जाता है। और इस सभी क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं सबका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भैया, महाभारत में वर्णित विवाह के किन्हीं 4 प्रकार का नाम लिखे। 4 तो 8 प्रकार का आप लोग विवाह पढ़े हैं, तो उसमें कहा जा रहा है 4 प्रकार के जो विवाह हैं उनका वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे हम लोग प्रथम विवाह, ब्रह्म विवाह जो है प्रथम विवाह है, यह सबसे अच्छा विवाह था। इस प्रकार के विवाह में क्या होता था कि गुणवान व्यक्ति पूजा के माध्यम से अपनी पत्नी को चुनता था, इसे लिखना। उसके बाद दूसरा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता था कि जब वर व कन्या एक दूसरे के गुणों को आकर्षित होकर विवाह करते थे तो वे क्या कहलाते थे? गंधर्व विवाह। यानी कि गंधर्व समझ गए होंगे कि जब वर और कन्या एक दूसरे के गुणों पर यानी एक दूसरे पर अट्रैक्ट होकर के विवाह करते थे तो वह गंधर्व विवाह था। उसके बाद यहाँ पर राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या है? राक्षस विवाह है बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर ले जाना, अपहरण विवाह था। राक्षस विवाह उन्हीं को, यानी बलपूर्वक कन्या का जो है अपहरण कर लेना, यह क्या था? राक्षस विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह क्या था कि सोती हुई अचेत पागल अथवा मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक संभोग कर उसे विवाह हेतु मजबूर करना पिशाच विवाह था। तो इस तरह से इसका हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, वो यह है वर्ण और जाति में 2 अंतर बताएं। वर्ण और जाति में कहा जा रहा है 2 अंतर बताइए। तो लिखेंगे हम लोग वर्ण हमारे कर्मों को बताता है, वर्ण हमारे कर्मों को बताता है, वहीं जाति हमारे वंश को। जब कोई व्यक्ति शूद्र वैश्य परिवार में जन्म लेता है और कर्म से ही वो ब्राह्मण या क्षत्रिय बनता है तो उसका ब्राह्मण या क्षत्रिय माना जाएगा, जबकि जाति यदि मानव की है तो उसे बदला नहीं जा सकता है। वर्ण का विभाजन कार्य के आधार पर किया गया, जबकि जाति जन्म पर आधारित थी। 4 वर्ण थे पुराने समय में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे 7 नंबर प्रश्न, वो यह है बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किन 4 देशों में हुआ। कहा जा रहा है बुद्ध की शिक्षा जो हुआ उनका प्रसार किन 4 देशों में हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे बुद्ध के संदेश भारत के बाहर कई देशों में फैले थे, जैसे श्रीलंका, चीन, जापान तथा कोरिया आदि इसका प्रचार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। क्वेश्चन क्या है? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे
एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है बहुत ही अद्भुत तरीके से हुआ था। यह मंदिर एक ही बड़े पत्थर को खोद कर बनाया गया था। क्या किया गया था कि एलोरा का जो मंदिर है उसको एक बड़े से पहाड़ है उसी को जो है कि एक ही पत्थर को खोद करके यह बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने के लिए पूरी चट्टाने को नीचे से ऊपर तक काटा गया है। क्या किया गया है? काटा गया है चट्टान को, ताकि मंदिर का पूरा रूप तैयार हो सके। यह निर्माण वाकई अद्वितीय और कठिन कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है, इब्न बतूता कौन था, वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आंसर में लिखेंगे इब्न बतूता तंजीर के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। यह मोरक्को का रहने वाला था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया हुआ था। इस तरह से लिखेंगे। 10 नंबर जो प्रश्न यहाँ पर है फ्रेंड्स वो यह है, अल-बुरूनी ने किताबुल हिंद इसलिए लिखा क्योंकि वह भारत की संस्कृति, इतिहास और विज्ञान को जानना चाहते थे। उन्होंने भारत में रहने वाले लोगों के कर्म, धर्म, रीति रिवाज और भाषा के बारे में जानकारी एकत्र की। यह किताब भारत के बारे में एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, जिससे पश्चिमी दुनिया को भारत की जानकारी मिली। और फ्रेंड्स अगर ये सभी क्वेश्चन आप लोग PDF में चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर व्हाट्सअप करें। हम आपको जो है कि यह PDF जो है सेंड कर देंगे। और अभी तक चैनल पे फ्रेंड्स नए बार हैं तो पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है, किन्हीं 4 नैनार संत के नाम लिखे। किन्हीं 4 नैनार संत के नाम लिखे थे। आंसर में लिखेंगे नैनार संतों के नाम निम्नलिखित है। फर्स्ट लिखेंगे संत तुकाराम हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर। सी नंबर हो जाएगा संत रामानुजाचार्य। डी नंबर हो जाएगा संत रामदास। इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मीराबाई कौन थी और वह किसकी भक्ति करती थी? मीराबाई कौन थी, वह किसकी भक्ति करती थी? नेक्स्ट को यस उत्तर में लिखेंगे मीराबाई एक महान भक्त और संत थी। वह राजस्थान के मेवाड़ परिवार से थी। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी और उन्हें अपने जीवन का साथी मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अमर नायक प्रणाली क्या है? अमर नायक प्रणाली क्या थी? तो उत्तर में लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य में राजा को जो है राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। और सेना के प्रमुख को नायक कहा जाता था। सेना के सेवा के बदले उनको भूमि प्रदान की जाती थी। इस प्रकार की भूमि जो है अमरम कहलाती थी। इससे प्राप्तकर्ता अमर नायक कहलाते थे। अमरनायक अपने भू क्षेत्र के कृषकों, शिल्पियों एवं व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। इसी को अमरनायक प्रणाली कहते थे। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है, विजयनगर की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों के नाम लिखें। विजयनगर की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों के नाम लिखें। तो लिखेंगे उत्तर में निकोली कॉन्टी है, उसके बाद है अब्दुल रजाक, फिर तीसरा जो व्यक्ति है वो यह है अफनासी निकेतन और डी नंबर ऑप्शन है डेमिंगोस पेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है, रहट क्या था, यह किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी था? रहट क्या था, यह किसानों के लिए किस लिए उपयोगी था? तो उत्तर में लिखेंगे रहट एक प्रकार का जल उठाने का यंत्र था। क्या था? जल उठाने का यंत्र था, जिसे बैल या ऊंट से घुमाया जाता था। यह यंत्र खेतों में पानी लाने के लिए इस्तेमाल होता था। किसान इसे नहरों या कुओं से पानी खींचने के लिए उपयोग करते थे ताकि उनके खेतों की सिंचाई हो सके। इससे खेती आसानी होती और फसलें अच्छी होती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है, और यह भी अभी हम 2 नंबर का प्रश्न करा रहे हैं, हम आपको 5 नंबर का क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। जीन एक कामिल क्या था? जीन एक कामिल क्या था? 4 उदाहरण दे। और इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका जाके हमें चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, जीन्स एक कामिल क्या था? 4 उदाहरण दे। तो उत्तर में लिखेंगे मुगल काल में जीन एक कामिल शब्द का मतलब था बेहतरीन फसलें। क्या था? बेहतरीन फसलें। मुगल राज्य में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था जिनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ना जीन एक कामिल की बेहतरीन फसलें थी, जैसे चीनी, तिलहन और दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया? 2 कारण लिखें। अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया? 2 कारण लिखें। उत्तर में लिखेंगे अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया क्योंकि उसे यह कर धार्मिक भेदभाव पर आधारित लगता था। नेक्स्ट और दूसरा कारण है अकबर सभी धर्मों के प्रति समानता और सर्वधर्म समभाव की नीति का अपनाना चाहता था, इसलिए उसने यह कर हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अबुल फजल ने किसे इंसान एक कामिल कहा था? उत्तर में लिखेंगे अबुल फजल ने अकबर को इंसान एक कामिल कहा था क्योंकि वह आदर्श शासक थे। उनकी नीतियाँ न्यायपूर्ण और समान थी जिससे उसका शासन बहुत सफल और समृद्ध हुआ। अकबर में सभी अच्छे गुण थे, इसलिए उन्हें यह उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राजमहल के पहाड़ियाँ
कौन थे? राजमहल के पहाड़िया कौन थे? उत्तर में लिखेंगे राजमहल की जो पहाड़ियाँ एक आदिवासी जनजाति थी जो बिहार और झारखंड के पहाड़ी इलाकों में रहती थी। ये लोग राजमहल के पहाड़ियों में रहते थे और अपने पारंपरिक तरीके से जीवन यापन करते थे। इन्हें शिकार, कृषि और जंगल से अपनी जरूरत की चीज़ें मिलती थी। इनका समाज शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में ये अंग्रेजों से संघर्ष करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के कपास उत्पादन को किस प्रकार प्रभावित किया? उत्तर में लिखेंगे अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो गई थी। इससे ब्रिटिश उद्योगों को कपास की कमी होने लगी। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन ने भारत से कपास मंगवाना शुरू किया। इस कारण भारत के कपास उत्पादकों को अच्छा लाभ हुआ और भारतीय कपास का उत्पादन बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर में लिखेंगे तत्कालीन कारक जो था 1857 की क्रांति होने का प्रमुख कारण तत्कालिक कारण था 1856 में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को एक ऐसे कारतूस दिए थे जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी। क्या होती थी? गाय और सुअर की चर्बी होती थी और सैनिकों को इसे मुंह से काटना पड़ता था, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ था। इस कारण मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने विद्रोह कर दिया और एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी, जिसके चलते उसे फांसी दी गई। इस घटना से सैनिक में विद्रोह की भावना भड़क उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर भैया है, वीर कुंवर सिंह क्यों प्रसिद्ध हुए? तो उत्तर में लिखेंगे वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर के राजकुमार थे। वे 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और जंग में उन्हें वीरता के लिए जाना जाता है। उनकी बहादुरी और संघर्ष ने उन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से प्रसिद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो यह है, विनोदिनी दासी कौन थी? देखिए फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। आपके लिए ये सब अच्छा क्वेश्चन हम बना के लाते हैं। तो एक मेहनत का आप लोग एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विनोदिया दासी कौन थी? उत्तर में लिखेंगे विनोदिनी दासी एक साहसी महिला थी जिन्हें 1910 से 1913 के बीच अपनी आत्मकथा अमार कथा यानी मेरी कहानी लिखी। उन्होंने समाज की बंदिशों को चुनौती दी और अपनी पहचान बनाई। वह एक प्रभावशाली और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी जिन्होंने महिला स्वतंत्रता और शिक्षा के लिए काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों किया? गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों किया? उत्तर में लिखेंगे गांधी जी ने चंपारण आंदोलन इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों ने वहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई थी। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण गए और किसानों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ भूख हड़ताल की। अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा और नील की खेती का कानून हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1929 का लाहौर अधिवेशन क्यों हुआ? उत्तर में लिखेंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन के दो कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पहला है, इस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। दूसरा कारण है, इसी अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ सभी नववर्गीय आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भैया है, अंग्रेजों ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों ठुकराया? तो उत्तर में लिखेंगे कांग्रेस के क्रिप्स प्रस्ताव को इसलिए ठुकराया गया क्योंकि इसमें भारत को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। ब्रिटिश सरकार से यह प्रस्ताव 1942 में भेजा गया था, लेकिन इसमें भारत को सिर्फ सीमित अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे आज़ाद हिंद फौज का गठन जो सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में किया था। कहाँ पर किया था? 1942 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सैनिकों से जुड़कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक सेना बनाई। इस सेना का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। बोस ने इसे आज़ाद हिंद फौज नाम दिया और इसके प्रमुख बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खां कौन थे? तो उत्तर में लिखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खां एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक संघर्ष था। वह भारत के विभाजन के खिलाफ थे और भारतीय एकता के पक्षधर थे। गांधी जी के साथ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह से इसका भी खत्म होता है। 29 नंबर जो प्रश्न है वो यह है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? उत्तर में लिखेंगे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि 26 जनवरी 1949 को लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी और इसी दिन भारतीय ध्वज को पहली बार फहराया गया था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ताकि यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में हमेशा याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो यह है कि जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दलील क्यों की, कोई दो कारण लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दो कारण दिए दलील की। इसका कारण है कि पहला है आदिवासियों का शोषण। उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज को लंबे समय से शोषण और अत्याचार का सामना करना पड़ा है, इसलिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। दूसरा कारण है कि समाज में भेदभाव, आदिवासियों के खिलाफ समाज में भेदभाव था जिससे उनके अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक था। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय आते हैं जो कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का विवेचना करो। उत्तर में लिखेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही दिलचस्प था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से प्राकृतिक पूजा किया करते थे, जैसे नदी, आकाश, सूर्य और अन्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करना। यहाँ से कोई मूर्तियाँ नहीं मिली, लेकिन कुछ पुरातात्विक मानते हैं कि लोग भगवान शिव की पूजा करते थे क्योंकि कुछ शिवलिंग जैसे वस्तुएं प्राप्त हुई है। उसके बाद हम लिखेंगे इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं का सम्मान बहुत अधिक था, जो उस समय के धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। इस सभ्यता में नारी को देवता के रूप में पूजा जाने का संकेत मिलता है। कुल मिलाकर धार्मिक जीवन में प्रकृति और स्त्री समान का महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बुद्ध मूर्ति के विकास का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे बौद्ध मूर्ति का विकास जो है, बौद्ध मूर्ति का विकास का वर्णन करना है। तो बौद्ध मूर्ति का विकास बौद्ध धर्म के फैलने के साथ हुआ। पहले बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, लेकिन उसके प्रतीक जैसे पद चिन्ह और धर्म चक्र दिखाए जाते थे। लेकिन मौर्य सम्राट अशोक के समय से मूर्तियां बननी शुरू हुई। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी कला से प्रभावित थी, जो बहुत असली और विस्तार से बनाई जाती थी। भारत में मूर्तियां अधिकतर सरल और भव्य होती थी। इस मूर्तियों में बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण पल दिखाए जाते थे, जैसे ज्ञान प्राप्ति, उपदेश देना और निर्वाण। इस तरह बौद्ध मूर्ति कला ने धर्म, कला और संस्कृति को एक साथ जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे भक्ति आंदोलन की शुरुआत लगभग 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में अलवारों यानी वैष्णव संत क्या कहलाते थे, अलवारों एवं नयनारों से हुआ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय रामानंद को जाता है। अलवारों तथा नयनारों ने ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। निम्न समझे जाने वाले यानी शूद्र, चंडाल, छूत सभी अलवार तथा नैनार के पक्ष में आ गए और इनके अनुयायी बन गए, क्योंकि अलवार और नैनार सभी को एक समान नजरिए से देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मुगल के केंद्रीय प्रशासन का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे मुगल में एक कुशल प्रशासनिक ढांचा विकसित किया गया। प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी बादशाह था, जिसे जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया माना जाता था। बादशाह धर्म, न्याय और सेना का प्रमुख था। शासन में सहायता के लिए विभिन्न मंत्री नियुक्त किए गए थे, जिसमें प्रमुख थे वजीर, जिसको प्रधानमंत्री बोला जाता था, दीवान, वित्त मंत्री, बीरबख्शी सैनिक संचालक था, और प्रधान काजी न्याय विभाग। उसके बाद साम्राज्य को प्रांतों यानी सूबों को प्रांतों को जिलों में और जिलों को परगनों में बांटा गया था। सूबे का प्रमुख सूबेदार, जिले का प्रमुख फौजदार और परगने का प्रमुख सिकहार होता था। इस प्रकार केंद्रीय नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है संथाल विद्रोह के कारणों और स्वरूप पर प्रकाश डालें। कई बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उत्तर में लिखेंगे संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। इसके कई कारण थे। सबसे पहले संथालों को अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ियों में बसने के लिए बुलाया था और उन्हें जमीन दी थी। धीरे धीरे संथालों के गांव तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने उन पर अत्यधिक लगान और कर लगाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। इसके अलावा संथालों को यह भी महसूस हुआ कि ब्रिटिश सरकार और जमींदारों द्वारा उनसे लगातार अन्याय हो रहा था। संथालों की संख्या 1832 से 1851 तक काफ़ी बढ़ गई थी और इसके बाद उन्होंने विद्रोह शुरू किया। वे अपनी ज़मीन और अधिकार के लिए संघर्ष करने लगे। यह विद्रोह बहुत हिंसक था और संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड्स वो यह है
1857 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ, इसने राष्ट्रवाद को कैसे विकसित किया। तो उत्तर में लिखेंगे 1857 के क्रांति का परिणाम निम्नलिखित है। पहला है 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है खत्म हो गया, अब भारत सीधे इंग्लैंड की सरकार के अधीन हो गया। उसके बाद इस क्रांति के बाद भारत में मुगलों का शासन भी पूरी तरह खत्म हो गया। तीसरा है भारत के गवर्नर जनरल का पद बदल कर वायसराय कर दिया गया, जिसका मतलब था कि अब वह इंग्लैंड की रानी का प्रतिनिधि बन गया। उसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई ताकि भारतीयों के बीच एकता न बन सके और वे आपस में बटे रहे। यह क्रांति पहली, उसके बाद पांचवा है कि यह क्रांति पहली बार अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया, जिससे उन्हें भारतीयों की ताकत का अंदाजा हुआ। चौथा है इस क्रांति के बाद देश में यातायात के साधनों, रेल, सड़क आदि का तेजी से विकास होना शुरू हुआ। इस विद्रोह ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, क्योंकि भारतीयों ने पहली बार मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। यह संघर्ष भारतीयों में एकजुटता और स्वतंत्रता को भावना को जगाने में मददगार साबित हुआ, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो यह है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का मूल्यांकन करें। तो उत्तर में लिखेंगे महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन किया। गांधी जी ने कई आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 1930, भारत छोड़ो 1942। गांधी जी ने लोगों को सिखाया कि स्वतंत्रता के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, यानी मौत किसी का जो है कि हिंसा यानी किसी का जो मौत नहीं होना चाहिए, बल्कि शांतिपूर्वक विरोध करना चाहिए। उन्होंने भारतीयों को एकजुट किया और ब्रिटिश शासक के खिलाफ संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। गांधी जी की शिक्षा और सिद्धांत आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान सभा ने भाषा विवाद के प्रश्न को कैसे सुलझाया। तो उत्तर में लिखेंगे संविधान सभा में भाषा को लेकर बहुत चर्चा हुई। महात्मा गांधी का मानना था कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसे आम लोग समझ सके और हिंदी को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना गया। आर.वी. धुलेलकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा, जबकि कुछ नेताओं ने हिंदी के प्रभुत्व को लेकर चिंता जताई। संविधान सभा ने तय किया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, लेकिन पहले 15 साल तक अंग्रेजों का प्रयोग सरकारी कार्यों में जारी रहेगा। इसके साथ ही हर राज्य को अपनी क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार दिया गया। दक्षिण भारत में हिंदी के विरोध को ध्यान में रखते हुए समिति ने यह फैसला किया कि हिंदी को धीरे धीरे बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि सभी राज्य में भाषा संबंधी मतभेद को हल किया जा सके। तो आशा करता हूँ आप सभी को जो है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।